So, good morning everyone. I am Dr. Charu Datta, and in today's video I am going to tell you the most important topics for current affairs for your exam, that is CLAT 23. ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ टॉपिक्स को एनलिस्ट किया है. आई हैव हाईलाइटेड सर्टेन टॉपिक्स. मंथ वाइज लिस्ट है विच यू मस्ट रिवाइज बिफोर योर एग्जाम. ओके, सो अच्छा, एक और चीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि ये जो लिस्ट है, आई हैव इंक्लूडेड द टॉपिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2022, बिकॉज आपको मालूम है कि आपका जो 22 का पेपर हुआ था that was in June, right? So मैंने जो लिस्ट बनाई है that is starting from the month of June 2022, and I'm not saying these are the only topics which you should do which you should revise before your exam, but these are the most important topics which you must not forget to revise, right? तो मंथ वाइज हम जाएंगे, पूरी लिस्ट हम चेक करते हैं, एंड प्लीज मेक श्योर कि आपने ये सारे टॉपिक्स रिवाइज किए हैं बिफोर योर फाइनल डे, बिफोर योर डी डे. ओके, सो पहला मंथ दैट इज जून 2022. आई एम सॉरी, दैट्स जून 2022. द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द कार्बन बॉम्ब्स. आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा होगा. कार्बन बॉम्ब्स क्या होते हैं, तो जस्ट क्विकली मैं आपको 1-2 पॉइंट्स आई जस्ट टेल यू सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. इफ इन केस यू हैव नॉट रेड दैट टॉपिक एट ऑल, तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. तो कार्बन बॉम्ब्स क्या होते हैं, तो ये टॉपिक न्यूज में आया था बिकॉज द सर्टेन एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट एंड यू नो certain social workers, they all came together to protest against certain projects of the government that especially dealt with the materials like coal, petroleum, which basically emit carbon, right? तो उनको बोला गया था कार्बन बॉम्ब्स. और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या ऐसी चीजों में डील करते हैं जिससे बहुत ज्यादा एमिशन होता है, कार्बन एमिशन होता है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे थे. सो दैट वाज इन न्यूज एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बन बॉम्ब. नाउ सेकंड इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स. नाउ हर साल एक इंडेक्स रिलीज होते हैं, कई प्रकार के इंडाइसेस आते हैं, कई प्रकार की लिस्ट आते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स. सो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का पूरा लिस्ट, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है, विच कंट्री वाज प्लेस्ड एट टॉप, विच कंट्री सिक्योर्ड द बॉटम पोजीशन, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. यू मस्ट रीड इट वंस, यू मस्ट रिवाइट इट वंस. Now, third topic for the month of June was FATF. Very important. Now, FATF, I will not say कि ये सिर्फ जून में ही आया है. FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. एंड जो लोग रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इफ यू हैव बीन रीडिंग करंट अफेयर्स थॉरली फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, आपने FATF के बारे में कई दफा पढ़ लिया होगा. नाउ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली इट इज एन एजेंसी, इट इज अ वॉच डॉग which keeps an eye on all the countries in the world, basically on 2 matters. पहला money laundering and दूसरा terror financing. So there are 39 members in this particular group, और इस विंग का काम क्या है कि जो भी कंट्रीज टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, उन कंट्रीज को ये 2 तरह की लिस्ट में रखते हैं. उनको कई तरह की वार्निंग्स देते हैं दैट इफ एट ऑल यू विल प्रमोट मनी लॉन्ड्रिंग इन योर कंट्री और यू विल प्रमोट टेरर फाइनेंसिंग, तो आपको या तो ग्रे लिस्ट कर दिया जाएगा या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड अबाउट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड द पाकिस्तान इशू. ठीक है, तो इसको आप ठीक से रिवाइज करिएगा. कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कितने मेंबर्स हैं, पाकिस्तान का अभी रिसेंटली क्या हुआ है विद रिस्पेक्ट टू FATF, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज हेट स्पीच. सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली हेट स्पीच को लेके एक वर्डिक्ट दिया था. हेट स्पीच की एज सच कोई बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, देयर इज अ वेरी वेग डेफिनेशन. सो देयर वाज अ कंट्रोवर्सी इन द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि हेट स्पीच किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे. तो जस्ट गो थ्रू द डिटेल्स. ओके, देन अगेन वन ऑफ द इंडेक्स आई हैव टोल्ड यू, बहुत सारे इंडाइसेस, बहुत सारे लिस्ट साल भर में रिलीज होते हैं. तो आप इस जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है. सो वंस अगेन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स. Now world competitiveness index is with the name only you can make out that जो list of countries है उसमें इंडिया की रैंकिंग कहाँ है. It's about the competitiveness among the countries, among the members. Okay. Now I2U2 initiative. I2U2 is about India, Israel, USA and UAE. India, Israel, USA and UAE, इन चारों देशों के बीच में एक पैक्ट बना है, एक तरह का अलायंस बना है just on the concept of Quad. If you know Quad, that is Quadrilateral Security Dialogue. तो बिल्कुल वैसे ही I2U2 इनिशिएटिव बनाया गया था. इसके डिटेल्स आप पढ़िए. Then Prithvi 2 missile is again important from Science and Technology section.
बिकॉज हमने जो सैम्पल पेपर देखा है क्लैट का, उसमें हमने देखा कि एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से कई सारे क्वेश्चंस आए थे, राइट। सो वहां से उस पर्सपेक्टिव से दिस पृथ्वी 2 मिसाइल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, कहाँ से लॉन्च, मतलब किस तरह का ये लॉन्च किया जाता है, वेदर इट इज सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, तो सारे डिटेल्स आप इसको पढ़िए। देन अग्निपथ स्कीम, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी हैव रेड अबाउट दिस स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया था टू रिक्रूट द यूथ फ्रॉम द कंट्री इन द आर्मी, राइट। तो इसके सारे डिटेल्स आप रिवाइज करिए। देन स्नेक आइलैंड ऑल्सो कॉल्ड एज सर्पेंट आइलैंड। Now this island was in news with respect to Russia-Ukraine war. Again, mark my words, guys, Russia-Ukraine war is very very important. जो भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं with respect to the Russia-Ukraine war, starting from the invasion of Russia into Ukraine, that was in the month of Feb. वो सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जो है एक बार अगेन रिवाइज कर लीजिएगा। वहीं पर ये स्नेक आइलैंड का भी इशू आया था। Now this was one of the small island very close to Black Sea. ठीक है, तो वहां पर किस तरह से यूक्रेन ने रशियन मिलिट्री को हटाया, तो दैट अगेन वाज अ न्यूज। रशियन स्नेक आइलैंड, ब्लैक सी, ये वाला इशू आप पढ़िए। देन वेटलैंड्स, ऑब्वियसली वेटलैंड्स जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। वेटलैंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज वेटलैंड कन्वेंशन, व्हाट आर रामसार साइट्स, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जिनको बोला जाता है रामसार साइट। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको याद करना है, दैट इज इन द 75th ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, इंडिया में अब 75 रामसार साइट्स हो गए हैं। आई एम श्योर आपको रामसार साइट्स पता होगा गाइस, व्हाट आर रामसार साइट्स, ठीक है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, तो वो कहलाते हैं रामसार साइट्स। इंडिया में 75 रामसार साइट्स है। वेटलैंड कन्वेंशन कहाँ हुआ था, इन ईरान हुआ था, 1971 में ये कन्वेंशन साइन हुआ था। सो ऑल द डेट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड वेटलैंड डे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन कैपस्टोन, नासाज न्यू सैटेलाइट, रीड अबाउट द डिटेल्स ऑफ द सैटेलाइट। तो मेरे हिसाब से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने जून के मंथ में मैं मानती हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड यू मस्ट नॉट मिस आउट, आपको इसको जरूर रिवाइज करना चाहिए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट मंथ, दैट इज जुलाई 2022। अब जुलाई के मंथ में वैसे तो देखिए, अगेन आई एम टेलिंग यू दीज आर नॉट द ओनली टॉपिक्स विच यू मस्ट रिवाइज, बट these are the topics which you should not miss out, right? So China Pakistan economic corridor, again guys, ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड व्हेन आई से CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अपने आप इसमें पूरा पढ़ेंगे ओबोर, दैट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, या सिंपली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी उसको कहा जाता है। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, जो कि चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, इसके अंदर ऐसे 6 कॉरिडोर्स हैं, उनमें से एक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। सो व्हाट वाज द मेजर एजेंडा, ग्वादर पोर्ट इन द पाकिस्तान, उसको पूरा डेवलप किया जाएगा अप टू कशगार सिटी इन चाइना। द प्रॉब्लम इज, ये जो पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, इट इज सपोजिटली गोइंग टू पास फ्रॉम द डिस्प्यूटेड POK, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन, और इसी वजह से इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा है। सो रीड अबाउट द डिटेल्स, चाइना इसमें कितना इन्वेस्ट कर चुका है। सम आर्टिकल से दैट चाइना हैज ऑलरेडी स्पेंड नियर अबाउट $60 बिलियन। तो आप इसको पूरे प्रोजेक्ट को पढ़िए, क्या क्या है इसमें, क्या क्या डेवलप करेगा चाइना, एंड व्हाट आर द इश्यूज सराउंडिंग द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द पब्लिक सेफ्टी एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट वाज एनैक्टेड इन 1978। इसमें भी कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, इट वाज इन न्यूज, इसको पढ़िए। ताइवान क्राइसिस, अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस में पिछले पूरे साल में ताइवान वाज इन न्यूज रिपीटेडली। ताइवान जो है ये लगातार न्यूज में बना हुआ था। नाउ व्हाट इज ताइवान, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है विच गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड चाइना। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग सेटल हो गए थे, वन इन मेनलैंड चाइना एंड वन इन ताइवान। तो अब ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन मानता है, बट चाइना क्लेम्स इट एज इट्स ओन पार्ट। एंड द इशू इज कि किस तरह से बाकी के जो कंट्रीज हैं वो ताइवान की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड दे वांट टू मेंटेन diplomatic relations, trade relations with Taiwan like USA, and when they try to do so, China बहुत नाराज हो जाता है। So China इस तरह के स्टेटमेंट्स देता है कि if you want to maintain any kind of diplomatic talks with Taiwan, then any country must go through China's like through China. They should not surpass China, right? तो ये पूरा ताइवान क्राइसिस है। यहाँ पे आपको ताइवान स्ट्रेट के बारे में पढ़ना चाहिए। एंड पिछले महीने
पिछले 2-3 महीनों में लगातार ये पूरा क्राइसिस न्यूज में बना हुआ था, बिकॉज वन ऑफ द यूएस डिप्लोमेट नैंसी पेलोसी, जो कि यूएसए की आप बोल सकते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर थी, शी विजिटेड ताइवान। तो ये ताइवान क्राइसिस न्यूज में था। नाउ काटसा, काटसा का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो इट इज द एक्ट विच इज एनैक्टेड बाय यूएस पार्लियामेंट और यूएस कांग्रेस, और यूएसए ये बोलता है कि ऐसे जो भी देश हैं जो रशिया के साथ डिफेंस टाइप्स करते हैं या रशियन प्रोक्योरमेंट्स करते हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स करते हैं, उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, सो उन देशों के ऊपर अमेरिका कई प्रकार के सैंक्शंस इंपोज करेगा। ठीक है, तो दैट इज द एक्ट काटसा। अगेन गो थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ द एक्ट। मैं यहां पर इस वीडियो में हर एक टॉपिक पढ़ा नहीं रही हूं, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो द इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स और ये टॉपिक किस बारे में है, सो दैट यू विल गेट द आइडिया और आप उसको रिवाइज कर पाएंगे। Now section 69A of the Information Technology Act 2000, sorry again it is called as section 69A of the Information Technology Act of year 2000। अब ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को लेकर कुछ मतलब बोलना चाहिए ऑर्डर इशू किए थे अंडर द सेक्शन 69A ऑफ दिस एक्ट, और ये बोला था कि ट्विटर हैज टू ब्लॉक, हैज टू टेक डाउन सर्टेन पोस्ट, ठीक है, फ्रॉम देयर ब्लॉगिंग साइट। तो ट्विटर ने भी इसको काउंटर किया और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला, मतलब केस वगैरह फाइल किया और ये बोला कि गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट विच इज इन पावर, ये जानबूझकर ऐसे ट्विटर अकाउंट्स बंद करने के लिए बोलती है विच यूजुअली यू नो क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे इट वॉज अ काइंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ट्विटर। तो आप इसके बारे में पढ़िए। Then we have the National Child Labor Project. Go through the details. Forest Conservation Rules of 2002. काफी बड़ा आर्टिकल आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, ठीक है, ये स्कीम कब लॉन्च हुई, इसका क्या एजेंडा है, गवर्नमेंट इसमें कितने फंड्स अभी तक डिसबर्स कर चुकी है, एवरीथिंग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, पढ़िए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, अब ये क्या बात करता है, बेसिकली कौन कौन से शहर हैं दुनिया भर में जो जीने लायक है, जो रहने लायक है। तो ये जो इंडेक्स रिलीज हुआ था 2022 का, इसमें इंडिया के 5 शहरों को शामिल किया गया था। आई गेस इट वाज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर एंड अहमदाबाद, राइट। तो इसके बारे में पढ़िएगा, क्या ये कौन सी एजेंसी इसको रिलीज करती है, अगेन कौन कौन से शहरों को बेस्ट सिटीज माना गया है रहने के लिए, कौन कौन से शहरों को बहुत नीचे रैंक किया गया है। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। ऑल्दो इस लिस्ट में आई गेस 173 कंट्रीज थे, और जो हमारे 5 सिटीज को इसमें रैंक किया गया, दे आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड रैंक, काफी नीचे उनको प्लेस किया गया है। ओके, देन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त में बढ़ते हैं। पहला इशू विच आई हैव इंक्लूडेड इज अबाउट द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट कोई नई बात नहीं है, बहुत सालों से इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, बट आपको इसके सारे बेसिक्स पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन इजराइल and the Palestine. Since 1948, how the Palestine has lost most of the territories to Israel. और जो पूरा का पूरा मसला है वो है जेरूसलम को लेके. So what is the religious importance of Jerusalem? Why it is important for the people who follow Islam, who follow Christianity, and basically for Muslims. Why it is for Jews? Why it is important? तो ये पूरा डिटेल है, हमारे YouTube चैनल पर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें मैंने पूरा इशू जो है वो डिटेल में कवर किया हुआ है, इजराइल पैलेस्टीन इशू, ठीक है। तो इसको भी कवर करिएगा। नागोर्नो काराबाग कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल इजराइल पैलेस्टीन इशू जैसे ये एक और कई सालों पुराना एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन 2 कंट्रीज, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो एक छोटा सा रीजन है, आर्मेनिया उसको अपना क्लेम करता है, अजरबैजान उसको अपना क्लेम करता है, उस रीजन का नाम है नागोर्नो काराबाग। तो क्या हुआ था, आर्मेनियन सोल्जर मारा गया था, तो अजरबैजान ने काउंटर अटैक किया और एक टेरिटरी जो है काराबाग रीजन की वो हथिया ली थी, इसलिए दोबारा से ये न्यूज में आ गया था। नाउ CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी टॉपिक से कनेक्टेड है CSTO, ठीक है, बिकॉज आर्मेनिया जो है वो CSTO का मेंबर है अलोंग विथ रशिया। तो एक तरह का ये मिलिट्री अलायंस है जो ये बोलता है यदि किसी मेंबर को कोई प्रॉब्लम आ गई, इफ एनी मेंबर कंट्री इज अटैक्ड बाय एनी आउटसाइडर और एनी थर्ड पार्टी अटैक, तो बाकी के मेंबर्स मिलकर रिस्पॉन्ड करेंगे, नॉट लाइक आर्टिकल 5 ऑफ नेटो ऑब्वियसली, बट हाँ कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो रीड अबाउट CSTO, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नो आर्टिक वार्मिंग हैपनिंग फास्टर, एक और आर्टिकल रिलीज हुआ था, फिनलैंड के रिसर्चर्स ने रिलीज किया था कि आर्टिक एरिया में जो ग्लेशियर्स हैं दे आर मेल्टिंग एट अ वेरी फास्ट पेस,
आप समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट, आप समझते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड जितने प्रोटोकॉल्स हैं, डियर एस्पिरेंट्स यू नीड टू रिवाइज ऑल द प्रोटोकॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, चाहे वो कार्बन एमिशन से रिलेटेड हो, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हो, क्योटो प्रोटोकॉल हो, ठीक है, चाहे वो नागोया प्रोटोकॉल है, चाहे वो पेरिस अकॉर्ड है, सारे प्रोटोकॉल्स वो किस चीज में डील करते हैं सब कुछ आप पढ़िए, तो यू विल गेट द क्लियर इमेज ऑफ द टॉपिक्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ओके, नाउ एससीओ, एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो अगेन ये 9 कंट्रीज का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग। तो अगस्त के महीने में एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, जिसमें हमारी तरफ से मिस्टर राजनाथ सिंह गए थे पार्टिसिपेट करने, एंड यू ऑलरेडी नो बिकॉज द रशिया यूक्रेन वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, सो देयरफॉर दिस रशिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एससीओ। ओके, सो देयरफॉर दिस मीटिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें इंडिया का क्या स्टांस था, कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई है, ये पढ़िए। नाउ G20 वेरी इंपॉर्टेंट, G20 साल भर न्यूज में था और आने वाले साल में भी न्यूज में ही रहेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हैं दैट इंडिया हैज गॉट द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 starting from 1st of December, okay, and in 2023 India is going to host G20 summit, okay, so that's why it's very important. Then INS Vikrant, इसके बारे में पढ़िए, एयरक्राफ्ट कैरियर है। युआन वैंग 5, नाउ दिस वाज वन ऑफ द चाइनीज वेसल जिसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी। ये चाइना का एक वेसल है, एक तरह से एक स्पाई वेसल है, जो कि श्रीलंका के हम्बनतोटा पोर्ट पे डॉक हुआ था, पर इसके आने के पहले इंडिया ने कंसर्न्स रेज किए थे और श्रीलंका को ये मैसेज दिया था कि इफ यू आर इनवाइटिंग सच वेसल्स फ्रॉम चाइना, सच स्पाई वेसल्स, तो इससे हमारी कोस्टल सिक्योरिटी को खतरा है। तो ये टॉपिक को पढ़िए ना। इंडिया सोलर पावर ड्रीम, सोलर पावर ड्रीम विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको भी पढ़िए। इंडिया का क्या ड्रीम है भाई कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी हमको बनाना है बाय ईयर 2020। हमारी जो पूरी डिपेंडेंसी है एनर्जी के ऊपर, वी वांट टू स्विच इट टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड दैट इज सोलर एनर्जी। व्हाट इज द टारगेट? टू अचीव द 500 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी टू जनरेट दिस मच पावर बाय 2023। नाउ नासा का अर्थमिस 1 मून मिशन, अर्थमिस 1 मून मिशन, अगेन इसके बहुत सारे सीक्वल भी हैं, अर्थमिस 2 एंड ऑल। तो मून मिशन है नासा का, क्या कर रहे हैं ये? मून पर अपना मिशन लेके जाएंगे, प्रोब लेके जाएंगे, एंड दे वांट टू एक्सप्लोर द लूनर सरफेस, ऑल्सो दे वांट टू डेवलप सर्टेन लूनर ऑर्बिटर्स, और एक तरह से एक बेस स्टेशन भी बनाने की यहाँ पे बात हो रही है मून पर। सो रीड अबाउट द डिटेल्स। देन 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम, बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक सो, बट स्टिल मुझे लगा था क्योंकि कई बार ये रिपीट हो गया टॉपिक, तो आई हैव इंक्लूडेड इट इन द लिस्ट। 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम में बेसिकली गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जितने भी फर्टिलाइजर्स के ब्रांड्स हैं दे शुड कम अंडर 1 अम्ब्रेला, राइट, अंडर 1 ब्रांड। तो इसको पढ़िए। टोमेटो फीवर वॉज इन न्यूज फॉर क्वाइट सम टाइम। टोमेटो फ्लू, ये क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। सो बेसिकली एक फ्लू है, वायरस इन्फेक्शन है। बच्चों को क्या क्या सिम्टम्स आए थे, कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन्स में ये हुआ था, बेसिकली इन द स्टेट्स लाइक केरला, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कुछ केसेस यहाँ रिपोर्ट हुए थे। तो ये टोमेटो फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको भी पढ़िए, ठीक है। नाउ सितंबर में आ जाते हैं। सितंबर के इश्यूज हैं पीएम श्री स्कूल, ठीक है। तो पीएम श्री स्कूल्स मैंने बताया था कि फेज 1 में गवर्नमेंट ने कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को इस स्कीम के तहत कवर करेगी। दे आर गोइंग टू स्पेंड मनी ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ सब स्कूल एंड उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। नाउ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उन्होंने विजिट किया था इंडिया को, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट MOUs, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किए गए थे। दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप पढ़िए। नाउ क्लाइमेट रिपेरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट रिपेरेशन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज इन न्यूज, आई गेस हिंदू में भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल इससे रिलेटेड पब्लिश हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान की वजह से ये पूरा टॉपिक हाईलाइटेड हुआ। पाकिस्तान में बहुत सिवियर फ्लड्स आ गए थे एंड बहुत ज्यादा लाइफ स्टॉक डैमेज हुआ, ह्यूमन रिसोर्सेज का लॉस हुआ। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि ये जो फ्लड्स आए हैं इट हैज हैपेंड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज क्लाइमेटिक चेंजेस, फॉर सीजनल चेंजेस। सो नाउ दीज डेवलप्ड कंट्रीज हैव टू पे मनी टू पाकिस्तान। तो इसको कहते हैं क्लाइमेट रिपेरेशन, मतलब जो एक डेवलपिंग नेशन भुगत रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल, और वो ग्लोबल वार्मिंग डेवलप्ड कंट्रीज कर रहे हैं, विकसित देश कर रहे हैं, तो उनको ही पैसा देना चाहिए अब इन डेवलपिंग देशों को जिनमें ये सीजनल डिजास्टर्स हो रहे हैं, ठीक है, या क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये सारे एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हो रहे हैं। नाउ लोकायुक्त,
लोकायुक्त का मतलब होता है ओम्बड्समैन। वैसे तो हमने लोकपाल बिल पढ़ा हुआ है, लोकायुक्त इन स्टेट्स पढ़ा हुआ है। सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक आई वांट यू ऑल टू रीड बिकॉज केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल पास किया था जिसमें उन्होंने लोकायुक्त या ओम्बड्समैन की पावर को थोड़ा सा अंडरमाइन करने की कोशिश की या अंडरमाइन कर दिया। देखो क्या होता है, एक ओम्बड्समैन होता है, एक तरह का एक पब्लिक अथॉरिटी होता है जो एक तरह का वॉच डॉग होता है या लोगों पर नजर रखता है कि कहीं कोई करप्शन ना हो, कहीं कोई क्राइम ना हो, एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो लोकायुक्त के पास ये पावर होते थे कि जो भी इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे, वो रिपोर्ट जब सबमिट करते थे तो जो फाइनल लीडिंग अथॉरिटी थी उस अथॉरिटी के ऊपर इस ओम्बड्समैन या लोकायुक्त की जो रिपोर्ट है दस वाज बाइंडिंग। तो अभी ये नया जो बिल प्रपोज किया है केरला की असेंबली में, इसमें इन्होंने कह दिया कि लोकायुक्त के ऑफिस से जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की जाएगी ना, इट शेल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या लीडिंग अथॉरिटी। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। नाउ सोलोमन आइलैंड्स, पैसिफिक ओशन में सोलोमन आइलैंड्स है, बहुत ज्यादा न्यूज में बने हुए हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ मोर देन 900 islands and I can say it's an archipelago, group of island is called as an archipelago। तो सोलोमन आइलैंड्स के ही अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। क्यों है? बिकॉज कुछ पॉलिटिकल फैक्शंस जो है दे हैव अफिलिएशन टुवर्ड्स चाइना, वो चाइना के साथ कई तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं। चाइना ने कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं सोलोमन आइलैंड्स में, इनफैक्ट मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं। बट देयर आर सम ऑपोजिट फैक्शंस हु डोंट वांट दी सोलोमन आइलैंड गवर्नमेंट टू हैव ट्रेड रिलेशंस विद चाइना। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि चाइना जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है सोलोमन आइलैंड में ताकि वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को वहां पे बना सके, ताकि वो पैसिफिक रीजन में अपनी मॉनिटरिंग कर सके। ठीक है, नाउ अर्थ गंगा। नाउ अर्थ गंगा क्या है? बेसिकली गंगा रिवर को इकोनॉमिकली डेवलप करना है। कई सारे प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं ऑन द कॉरिडोर ऑफ रिवर गंगा ताकि इनसे इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स हो सके और लाइवलीहुड जनरेट हो सके। ठीक है, तो ये अर्थ गंगा प्रोजेक्ट है। नाउ IPEF इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। नाउ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। इसमें ये बोला गया था बेसिकली इंडिया ने एक मीटिंग हुई थी IPEF की जिसमें इंडिया भी था और इंडिया ने बोला कि अभी हम इसके 4th पिलर दैट इज ट्रेड पिलर से बाहर रहेंगे एंड इंडिया हैज साइंड रेस्ट ऑफ द अग्रीमेंट विद IPEF कंट्रीज। तो जस्ट गो थ्रू द डिटेल्स। ये टॉपिक भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया हुआ है, यू विल फाइंड अ वीडियो रिलेटेड टू दिस। नाउ इराक पॉलिटिकल क्राइसिस, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि भैया अक्टूबर 2021 में इराक में इलेक्शंस हुए थे, उनके जनरल असेंबली इलेक्शंस हुए थे जिसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स नहीं मिले। सो एक तरह से जिस सिचुएशन को हम अपनी पार्लियामेंट में कहते हैं हंग पार्लियामेंट या हंग असेंबली की, कोई भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन इराक में थी। तो जो भी पार्टी क्लेम करके सरकार बनाई उसके बाद एक ओपोनेंट खड़ा हो गया एंड दैट पर्सन डिक्लेयर्ड कि भाई एक तरह से उन्होंने पूरे इराक के कैपिटल दैट इज बगदाद में एक तरह से अनरेस्ट क्रिएट कर दिया। उनके जो पार्टी के फॉलोअर्स थे उन्होंने अनरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। एक दिन काफी कुछ तोड़फोड़ हुआ। देयर इज वन इंपॉर्टेंट सेंटर इन बगदाद जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहां पे जाके इस पॉलिटिकल पार्टी ने काफी कुछ वैंडलिज्म किया, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह किया। तो उससे रिलेटेड ये इशू पूरा न्यूज में था। सो रीड अबाउट इराक पॉलिटिकल क्राइसिस। देन किर्गिस्तान ताजिकिस्तान क्राइसिस। यूरेशिया की 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ये आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। और डिस्प्यूट किस चीज को रिलेटेड है? एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है क्योंकि बहुत ज्यादा रैंडम बॉर्डर्स प्लॉट कर दिए गए थे आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। सो इट्स एक्चुअली नॉट क्लियर कि कौन सा लोकेलिटी कौन से देश के उसमें आता है, कंट्रोल में आता है। और दूसरा यहाँ पे बहुत ज्यादा ना पानी को लेकर भी क्राइसिस है। सो एक वाटर बॉडी है जिसको लेकर यहाँ पर क्राइसिस हुआ था। अगेन इट इज नॉट अ न्यू इशू बट इट वाज इन न्यूज क्योंकि कंफ्लिक्ट होता रहता है। एंड देन GMEX जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, GMEX एक्सरसाइज 2022, इसके डिटेल पढ़िएगा। दिस वाज इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर। नाउ वी हैव द लिस्ट ऑफ अक्टूबर। चलो अक्टूबर के महीने की बात करें तो पहला टॉपिक इज अबाउट द प्रचंड LCH, प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, डिटेल्स पढ़िए। पहला इंडिजिनसली बिल्ट, इंडिया के द्वारा बनाया गया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, कैसे यूज किया जाएगा? नॉर्ड पाइपलाइन लीक्स। नॉर्ड पाइपलाइन क्या है? रशिया से गैस एक्सपोर्ट की जाती है यूरोप में और ये अंडर वाटर पाइपलाइन है जो कि आप बोल सकते हैं ब्लैक सी से होता हुआ जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस नॉर्ड पाइपलाइन में 4 लीक्स पाए गए थे। तो ये इशू समझिएगा। इसमें आपको पढ़ना है नॉर्ड पाइपलाइन 1, पाइपलाइन 2, सारा कुछ पढ़िए। एस्पा
आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, ठीक है। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट क्या है? ये हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्रा पावर दे देता है इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में ये लागू है, अरुणाचल में है, नागालैंड में है। तो जिन जिन स्टेट्स में, जिन जिन क्षेत्रों में ये एक्ट लागू है, वहां पे आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिल जाती है टू मॉनिटर दैट रीजन। स्पेशली ये ऐसे एरियाज में लगाया जाता है, उन स्टेट्स में लगाया जाता है, या तो यहाँ पे इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है, नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, उन स्टेट्स में लगाया जाता है, ठीक है ना। ओपेक प्लस, ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो 13 ऐसे देश हैं जो ओपेक ग्रुप में आते हैं, मतलब ये 13 लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के वर्ल्ड में, ठीक है। और प्लस मतलब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो इन ओपेक कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, तो इनको बोल दिया गया है ओपेक प्लस। व्हाई वाज इन न्यूज? ओपेक प्लस देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम ऑयल का प्रोडक्शन कट डाउन कर देंगे। क्यों कट डाउन कर देंगे? ताकि डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, प्राइस जो है वो ऑयल का ज्यादा बढ़ जाए। कॉम्पनसेशन करने के लिए, बिकॉज लास्ट 2 years में आप यू कैन अंडरस्टैंड पैंडेमिक के समय बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी इन द डिमांड ऑफ ऑयल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये कुछ मेजर्स होते हैं जो ओपेक कंट्रीज या जीसीसी अडॉप्ट करते हैं व्हेन दे वांट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल ग्लोबली, ठीक है। Now, anti-hijab protest in Iran, you must be reading about this also. ईरान में हिजाब को लेके काफी कुछ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहां पे मॉरल पुलिस बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो मॉरल पुलिसिंग करती हैं, सड़क पे चलते लड़कियों को बोलती है कि भाई आपको इस तरह से हिजाब पहनना है या ऐसे ड्रेसअप नहीं होना है। तो इस चीज को लेके पूरे देश में जो है वो प्रोटेस्ट किया गया था। एंड ऑल्सो देयर वाज वन गर्ल विच डाइड इन द पुलिस कस्टडी बिकॉज शी वॉज अरेस्टेड बाय द मॉरल पुलिस फॉर नॉट वेयरिंग हिजाब इन द पब्लिक प्लेस। उसको लेके पूरे देश भर में प्रोटेस्ट है। नॉ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो इंडिया के 2nd चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं। सो रीड ऑल द रिलेटेड पॉइंट्स विथ हिम। नाउ इम्प्लीकेशंस ऑफ पर्सनालिटी राइट्स। आपने कई तरह के राइट्स के बारे में सुना होगा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सुना होगा। ये है पर्सनालिटी राइट्स। ये क्या है? दिल्ली के हाईकोर्ट ने एक आदेश पास किया था दैट एवरी सिटीजन हैज अ राइट to protect the impingement of their personality rights. Basically this is with respect to Mr. अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो कोर्ट गए और ये बोले कि मेरी आवाज, मेरी शक्ल या मेरा किसी भी तरह से मेरा वॉइस, मेरा मिमिक्री कोई भी ना करे मेरे परमिशन के बिना, मेरी आवाज का यूज ना करे, मेरे कंटेंट का यूज ना करे, मेरे शक्ल का यूज ना करे। तो ऐसे उन्होंने राइट्स मांगे कोर्ट से और कोर्ट ने उनको ये राइट्स दिया है अंडर द नेम ऑफ पर्सनालिटी राइट्स। तो यस, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया दे कैन सीक परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, दे कैन सीक सच राइट्स फ्रॉम कोर्ट कि भाई मेरी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसको कोई भी मिसयूज ना करे, उसको कोई भी किसी भी प्रकार से यूज ना करे जब तक मेरी परमिशन ना हो, ठीक है। ये होते हैं पर्सनालिटी राइट्स। फिर हम पढ़ते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। डीवाई चंद्रचूड़ जो है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ही हैज बिकम द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो हियर आई वांट यू ऑल टू रिवाइज द प्रोसीजर हाउ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, दैट इज द कोलेजियम सिस्टम यू नीड टू रिवाइज, ठीक है, इसको पढ़िएगा। नाउ वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 रिपोर्ट एंड मिड डे मील स्कीम, जिसको हम पीएम पोषण स्कीम भी कहते हैं। भैया क्या होता है मिड डे मील स्कीम? गवर्नमेंट स्कूल्स में 1 टाइम कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को, है ना, और उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आप इसके डिटेल पढ़िएगा। पीएम पोषण स्कीम क्या बोलता है, कब लॉन्च हुआ, बहुत पहले का स्कीम है, आई गेस 1995 में ये लॉन्च हुआ था। सारी डिटेल्स आप पढ़िए। देन वी कम टू द नवंबर। सबसे पहला इसमें है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2019। डेटा प्रोटेक्शन बिल, इंडियन कंज्यूमर्स का डेटा जो है वो इंडिया में ही रहे, बाहर ना जाए, इसको लेकर हमारी पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया था। सो देयर आर सर्टेन इफ्स एंड बट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस बिल, इसको डिटेल में पढ़ना है। एमिशन गैप रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एनवायरमेंट को काफी ज्यादा वेटेज मिला था सैंपल पेपर में, तो यू शुड नॉट मिस आउट रीडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्या है ये? पेरिस अकॉर्ड याद है, 2015 में कंट्रीज ने मिलकर एक टारगेट सेट किया था COP21 में। वो ये था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस सेंचुरी के एंड तक जो हमारा एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, इट शुड नॉट इंक्रीज बाय मोर देन 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि अर्थ का टेम्परेचर किसी भी सूरत में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जाए। जाता भी है तो हमारी जो सीलिंग है, जो कैप है, दैट इज एट 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब एमिशन गैप रिपोर्ट ये बोल रही है कि भाई आपने हर एक डिकेड के जो टारगेट सेट कर दिए एज पर पेरिस अकॉर्ड की, 2030 तक इतना एमिशन लेवल होना चाहिए, 2050 तक इतना एमिशन लेवल होना चाहिए,
जो हमारे सेट टारगेट्स हैं और जो एक्चुअल हमारी एमिशन आ रही है गैसेस की, ग्रीन हाउस गैसेस की, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज एमिशन गैप रिपोर्ट। समझ गए? तो ये बहुत डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रही हूं। अगेन आई वांट यू ऑल टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के लिए हिसाब से, ठीक है। नॉन टर्कीज डिसइंफॉर्मेशन लॉ, रिसेंटली टर्की की सरकार ने एक बिल पेश किया उनकी पार्लियामेंट में, जो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट की स्कीम से संबंधित, गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी से संबंधित यदि कोई भी बंदा किसी प्रकार की मिस इंफॉर्मेशन रिलीज करता है थ्रू सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, उसको जेल हो जाएगी। तो इसको डिटेल में पढ़ो। देन चंद्रयान 3 एंड गगनयान मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडाज है भाई। जून 2023 तक हमारी इसरो प्लान कर रही है चंद्रयान 3, दैट इज मून के ऊपर एक अपना मिशन भेजेगी। एंड बाय 2024, बाय द एंड ऑफ 2024 वी आर प्लानिंग टू सेंड I think 4 astronauts into the space under गगनयान मिशन, ठीक है। Now ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये क्या है? ब्लैक सी, बेसिकली ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव एक तरह का एक म्यूचुअल अग्रीमेंट था बिटवीन रशिया, यूक्रेन एंड टर्की, ठीक है। तीनों देशों ने ये अलाउ किया था कि यूक्रेन के जो पोर्ट्स हैं इन द ब्लैक सी, उन पोर्ट्स के थ्रू यूक्रेन से एक्सपोर्ट्स भेजे जाएंगे, बेसिकली ग्रेन्स के और फर्टिलाइजर्स के। मतलब यदि भले ही रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर भी चल रहा है, उसके बावजूद जो यूक्रेनियन पोर्ट्स हैं ब्लैक सी से, वहां से एक्सपोर्ट्स भेजे जाएंगे टू डिफरेंट कंट्रीज। नाउ रिसेंटली रशिया हैज विड्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट। तो ये है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, इसको रिवाइज करना है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड EWS कोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस। EWS कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है ड्यूरिंग एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स। उसको लेके कई सारी पिटीशन फाइल हो गई कि ये गलत है, ठीक है। तो एक पूरा का पूरा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि ये जो 10% का कोटा दिया गया है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है। कार्बन बॉर्डर टैक्स, एक्सक्यूज मी। नाउ यूरोपियन यूनियन ने एक नया मैकेनिज्म निकाला है जिसको बोला है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या मतलब है? यूरोपियन यूनियन ये कह रहा है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज को, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर उन रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए टैक्स लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मटेरियल्स को प्रोडक्शन करते समय, उनको प्रोड्यूस करते समय काफी ज्यादा कार्बन एमिशन होता है। समझ गए? सो व्हेन एनी बिजनेसमैन इन एनी यूरोपियन कंट्री इज इंपोर्टिंग अ गुड during the production of which the carbon is emitted, then on the import of such good from a developing country a tax will be levied and which is called as carbon border tax। ये डिटेल में आप पढ़िए। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन, इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि इंडिया जो है वो अब सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेगा। बॉन्ड्स एक कागज है, एक बॉन्ड है जो सरकार इशू करती है, बदले में आपसे पैसे लेती है, और वो पैसा सरकार ग्रीन इनिशिएटिव्स में लगाएगी टू डेवलप ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। नौ समन्वय 2022 HADR एक्सरसाइज, इंडियन एयरफोर्स का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, इसको कंसिडर करना है। दिस वाज अ मल्टी पार्टी बोलना चाहिए एक्सरसाइज, डिटेल्स आप पढ़िए। प्रोटेस्ट अगेंस्ट अदानी पोर्ट इन विजनजाम। Now Vizhinjam port is located to the south of Thiruvananthapuram, Trivandrum, which is capital of Kerala। वहाँ का एक पोर्ट है शहर में जिसका नाम है विजनजाम, जहाँ पे अदानी का एक प्रोजेक्ट है। अदानी इज डूइंग द इन्वेस्टमेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट। प्रोटेस्ट क्यों है? वहाँ के जो फिशरमैन है वो ये बोल रहे हैं कि इस पोर्ट के डेवलपमेंट की वजह से सी इरोजन हो रहा है, या जिसको एग्जैक्ट वर्ड इज कोस्टल इरोजन हो रहा है। कोस्टल इरोजन हो रहा है मतलब पोर्ट के डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा जो मिट्टी है ना वो वेव्स के एक्शन की वजह से ढह रही है। तो बेसिकली इट इज इंपैक्टिंग द ड्वेलिंग्स ऑफ द फिशरमैन दोज हु आर लिविंग इन दैट एरिया, इन दैट रीजन। इसी वजह से इस पोर्ट को लेके प्रोटेस्ट है, ये पढ़ना है। देन आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट, अगेन एंड अगेन यू हैव रेड अबाउट दिस टॉपिक, इसको दोबारा से रिवाइज करिए। अच्छा, आई कम टू द लास्ट मंथ एज पर माई लिस्ट विच इज दिसंबर। देखो बच्चों, दिसंबर का आपका एग्जाम 18 को है ना। तो कई बच्चे इस डाउट में है कि मैम कब तक पढ़ना है करंट अफेयर्स, 15 तारीख तक पढ़ना है, 10 तारीख तक पढ़ना है। व्हाट आई बिलीव यू मस्ट रीड एटलीस्ट अप टू 10th of दिसंबर। तो वहीं तक के मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छाटे हैं। पहला, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो। इंडिया हैज शोन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज बोलना चाहिए इन दी हेल्थ कंडीशंस ऑफ द बोलना चाहिए द
द प्रेग्नेंट वुमेन्स या ऐसे लेडीज जो चाइल्ड बर्थ करते हैं, जिनको डिलीवरीज होती हैं, पहले ये जो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो था, मेटर्नल मोर्टेलिटी मतलब द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स, पहले ये रेशियो नंबर जो था ये अराउंड 130 हुआ करता था, अब ये काफी कम हो गया। इसका मतलब हमारे यहाँ मेटर्नल हेल्थ इंप्रूव हो रही है। द नंबर ऑफ डेथ्स विच आर रजिस्टर्ड पर 1 लाख लाइव बर्थ आर नाउ लेस। नाउ ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक काफी बड़ा कोरल रीफ का स्ट्रक्चर है जिसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो रिसेंटली IUCN विच इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्होंने बोला है कि दिस पर्टिकुलर ग्रेट बैरियर रीफ इज एट डेंजर, तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख दिया है। वहां पे जो कोरल्स हैं उनकी डेथ हो रही है ड्यू टू ब्लीचिंग एंड ड्यू टू सेवरल एनवायरमेंटल डिजास्टर्स। तो इसको आप टॉपिक को डिटेल में पढ़िए, रीड अबाउट IUCN, रीड अबाउट यूनेस्को एंड ऑल। इंडिया एंड UNSC, व्हाट इज UNSC? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया जो है अभी दूसरी बार, अच्छा देखो इंडिया फिर से स्टार्ट करते हैं। UNSC जो है ना, ये 15 मेंबर की बॉडी है, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनमें हर 2 साल में ये चेंज होते हैं। तो इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC इन ईयर 2021 फॉर 21-22 2 साल के लिए। और इसमें भी हर महीने प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। तो अभी ऑन 1 दिसंबर इंडिया जो है वो सेकेंड टाइम मंथली प्रेसिडेंट बना है इसका। एंड और इंडिया आगे एस्पायर करता है टू बिकम अ परमानेंट मेंबर। एक प्रपोजल है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं UNSC के, इसको बढ़ा के अभी ज्यादा कर दिया जाए, 7 मेंबर्स एटलीस्ट कर दिया जाए। सो हाउ इंडिया एस्पायर्स टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, व्हाट विल बी द एडवांटेजेस, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में आपको पढ़ना है। नाउ डिजी यात्रा पेपरलेस एयरपोर्ट एंट्री फैसिलिटी लॉन्च, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज करके एयरपोर्ट में एंट्री की जाएगी, पेपरलेस वर्क होगा, इसको देखिए। इलेक्टोरल बॉन्ड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली जो गुजरात और हिमाचल असेंबली इलेक्शंस हुए वहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे वो दोबारा से न्यूज में आ गए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं? नाउ दिस इज अ वे इन विच अ सिटीजन कैन डोनेट टू अ पॉलिटिकल पार्टी, टू देयर ओन फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी थ्रू बैंक ट्रांजैक्शंस। बैंक आपको एक बॉन्ड इशू करती है और वो जो बॉन्ड है वो एनोनिमस होते हैं, उसमें किसी भी डोनर का नाम नहीं लिखा होता है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर्ड अकाउंट में आप डोनेट कर सकते हो। तो रीड अबाउट दिस टॉपिक, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, हाउ इट हैज इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन द डोनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑल दैट, इसको पढ़िए। चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, रिसेंटली चाइना ने 19 इंडियन ओशन रीजन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ मिलकर एक मीटिंग किया है। वाई? बिकॉज दे वांट टू वर्क ऑन द मैरीटाइम डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हाउ द मैरीटाइम डिजास्टर्स कैन बी दे कैन बी मिटिगेटेड, उनको कैसे स्टॉप किया जा सकता है। इसमें 19 देशों का पार्टिसिपेशन है, वो पढ़िए। देन सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC, अगेन दिस टॉपिक वॉज इन न्यूज ट्वाइस आई गेस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी को ये बोला था कि OBC को 27% रिजर्वेशन दिया जाता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। बट हो क्या रहा था कि ऐसे कास्ट थे जिनको OBC में रखा गया था, बट उसमें से कुछ चुनिंदा कास्ट को ही, कुछ चुनिंदा कैटेगरीज को ही ये 27% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा था। इसलिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी इसको स्टडी करने के लिए। तो दे हैव रिकमेंडेड द सब कैटेगराइजेशन, इस OBC लेयर के अंदर सब कैटेगरीज बना दी जाए और उनको परसेंट वाइज रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है। तो इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। देन रंगनाथ मिश्रा कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन भी अगेन इट इज इन न्यूज। आई वांट यू ऑल टू रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्यों है, क्या है, किससे रिलेटेड ये कमीशन बना था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस कमीशन के रिकमेंडेशन को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें डिटेल में करना है। देखिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आई गेस मेरी तरफ से शामिल कर लिए स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जून एंड ये वाले टॉपिक जरूर आप रिवाइज करिए। इसके अलावा भी जो बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है गाइस, ये हमने पूरा फ्री स्टडी मटेरियल के फॉर्म में अपलोड कर दिया है। ऑल यू नीड टू डू इज यू हैव टू डाउनलोड अवर ऐप, दैट इज सक्सेस अहेड एजुकेशन सर्विसेज। आप गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल के फॉर्म में सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएगा, ठीक है। सो कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। और कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आऊंगी आने वाले कुछ दिनों में। आई विल जस्ट रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिफोर योर फाइनल डे, ठीक है सर। ऑल द बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।